हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इकोनॉमिक्स। आज हमारा जो डिस्कशन का पहला टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी जो इंडस्ट्री थे, ये जो सेक्टर, जैसे हमने पहले पढ़ाई की थी 3 सेक्टर इन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये जो टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका क्या सिचुएशन था, क्या कंडीशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी इंडस्ट्रियों का क्या हाल था, ये हम जानेंगे आज के इस टॉपिक में। ये आपको जो नोट दिख रहे हैं ना वीडियो में, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम से पहले आपके पास एक प्रिपेयर्ड नोट हो जाएगा जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगा। आपको अलग से कोई नोट की ज़रूरत नहीं है। मेरी डिस्कशन तो आप सुन ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपके पास एक नोट भी रहेगा तो आपको बहुत समझ भी आ जाएगा और ये नोट एग्ज़ाम में आपको काम देगा। So first, our industrial sector was systematically deindustrialized during the British rule. It implied two things: decay of handicrafts and bleak growth of modern industry. हमारे जो इंडस्ट्री थे ब्रिटिश रूल में वो पूरी तरीके से रुइन कर दिए थे इन लोगों ने। तो ये रुइन करने के लिए इन लोगों ने ऐसा नहीं किया बुलडोज़र चला के पूरी इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया, ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने इंडस्ट्री को दो तरीके से ख़राब किया। कैसे किया? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उसको एक तरीके से ख़राब किया और दूसरी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ बहुत स्लो था। कैसे हैंडीक्राफ्ट्स को ख़राब किया? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, इसमें देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। हमारे हैंडीक्राफ्ट को ख़राब करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लिया। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हमने हमारी पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। इन लोगों ने क्या किया, जो इंडिया से जो सामान बाहर जाना था उस पे उन लोगों ने ज़्यादा टैक्स बिठा दिया और बाहर से जो ब्रिटिश का फिनिश प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आएगा उसमें उन लोगों ने टैक्स को रिमूव कर दिया, ओमिट कर दिया। कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होता। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश का जो फिनिश प्रोडक्ट था वो हमारी कंट्री में चिप हो गया और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाने से उसका दाम महंगा पड़ने लगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने हमारी इंडस्ट्री को ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। Due to discriminatory tariff policy, the British products started going the Indian market, gaining the Indian markets. The Indian handicrafts products started losing their domestic as well as foreign market. Decay of handicrafts was the end result. Second point, disappearance of princely courts. ये प्रिंसली कोर्ट क्या है? ये जो ये ब्रिटिश आने से पहले हमारे देश के जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने जो ड्रेस अप करते थे ना, उनका जो पोशाक था उसको बोलते हैं प्रिंसली कोट। वो थोड़ा अलग किस्म का है जिसको देख के आज भी हम बोल सकते ये तो राजाओं का वेशभूषा है। इसको बोलते हैं प्रिंसली कोट। धीरे जैसे ब्रिटिश आने लगा, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, हमारे देश में जब ब्रिटिश पूरी तरीके से हमारे देश को इन लोगों ने रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे जो छोटे राजा थे, आप लोगों को मालूम है हमारे देश में छोटे छोटे ऐसे राजा थे। तो उस टाइप का जो सिस्टम था, अभी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ऐसा तो था नहीं, तो छोटे छोटे राजा थे, उनका जो ड्रेसअप था उसको बोलते हैं प्रिंसली कोट। ब्रिटिश जैसे हमारे देश को रूल करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे उन लोगों का जो ड्रेसअप है वो चेंज होने लगा। तो ये जो राजाओं का जो पोशाक था वो बनाया जाता था हमारी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री में। तो अभी राजा लोग जब ये ड्रेस का डिमांड नहीं कर रहे थे तो उसका भी डिमांड फॉल हो गया, हैंडीक्राफ्ट डीके होने लगा। द यूज़ ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट के अंदर में आप लोग कैसे लिख सकते हैं? द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इम्प्लाइड द एंड ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स, कंसिक्वेंटली द हैंडीक्राफ्ट स्टार्टेड डीकिंग। थर्ड पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट।
machine-made products from Britain are low-cost products and gave a stiff competition to the handicrafts products in industry. जो मशीन में जो ड्रेस मटेरियल रेडी होता था ब्रिटेन में, उसका कॉस्ट बहुत कम आता था। जो हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट में जो कपड़े तैयार होता था, रेडी होता था, उसका कॉस्ट ज़्यादा आता था। इस वजह से क्या हुआ था, जैसे उन लोगों का मशीन मेड प्रोडक्ट हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में एंटर किया, उसका प्राइस हैंडीक्राफ्ट से बहुत सस्ता हुआ। इस वजह से लोगों ने ब्रिटिश का प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर दिया और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका डिमांड फॉल हो गया। ऑब्वियसली डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। फोर्थ पॉइंट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया। Owing to the impact of British culture, a new pattern of demand emerged, which was against the Indian products and in favor of the British products. लोगों ने ब्रिटिश का जो फिनिश प्रोडक्ट है, जैसे आजकल के ज़माने में हम जो ड्रेसअप करते हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं की कल्चर की उस टाइप की ड्रेसअप है। वेस्टर्न ड्रेसअप ही हम करते हैं। जो ये शर्ट पैंट है, ये सब वेस्टर्न ड्रेसअप है। और हमारे देश का जो देश सब था वो कुर्ता पंजाबी ये सब था। तो ये सारे चेंज होने लगा, डिमांड चेंज होने लगा। जो हैंडीक्राफ्ट में या हैंडलूम में जो कपड़े तैयार होते थे उसका डिमांड फॉल हो गया। जो मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट था उसका डिमांड ज़्यादा होने लगा। तो ऑब्वियसली जो हमारे हैंडीक्राफ्ट है वो ख़राब होने लगा, उसका डिमांड फॉल किया, तो हमारे ये इंडस्ट्री ख़राब होने लगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। जैसे रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया हमारी कंट्री में, उससे क्या हुआ, बहुत ही फास्ट जो ब्रिटिश का फिनिश प्रोडक्ट है हमारी मार्केट में स्प्रेड होने लगा। तो बहुत जल्दी जब मार्केट में ये सारे सस्ते कपड़े आने लगा, लोगों ने जो डोमेस्टिक कपड़ा है वो ख़रीदना बंद कर दिया। वो ब्रिटिश प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होने लगा, लोग वो कपड़े ज़्यादा खरीदने लगे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, साइज ऑफ द मार्केट फॉर लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स टेंड टू एक्सपांड while it started shrinking for the high cost इंडियन प्रोडक्ट्स। और इंडियन प्रोडक्ट के लिए ये श्रिंक होने लगा और ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए ये एक्सपांड होने लगा। 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। क्या क्या हम देख सकते हैं, सम प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड in the wake of worldwide scarcity of industrial goods due to the World War I and II. कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री उस टाइम पे सेटअप हुआ था। जो हमने एक पॉइंट कहा था इंडस्ट्रियल फर्स्ट हमने एक पॉइंट किया था, डिस्कस किया था, ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इसके अंडर में हम 3 चीज़ें बोल सकते, 3 चीज़ें नोट डाउन अप कर सकते। एक तो है कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड वाइड जो स्कैरसिटी दिखाई दिया रहा था इंडस्ट्रियल गुड्स का, उस टाइम पे कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप हुआ था। और ये जो स्कैरसिटी हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 था, उसकी इम्पैक्ट में ये स्कैरसिटी हुआ था। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलिज्म वेरी लिमिटेड। गवर्नमेंट की तौर से किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए भी ये ब्लिक ग्रोथ हो रहा था। इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया रिमेन्ड लोपसाइडेड। कैपिटल गुड्स का मतलब ये हमने मैक्रो में ऑलरेडी डिस्कस किया। जो मशीनरी होते हैं वो कैपिटल गुड्स कहा जाता है। तो इस कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा था, उस टाइप की इंडस्ट्री कम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस वजह से जो इंडिया मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन लोपसाइडेड हो गया था, इन इंडिया में लोपसाइडेड हो गया था। ये जो ब्लिक ग्रोथ था इंडस्ट्री का, इसके अंडर में हम ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड का सिचुएशन क्या था ब्रिटिश पीरियड में।
इसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये 3 पॉइंट पे हम डिस्क्राइब करेंगे फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश पीरियड में। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं नेट एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। Owing to colonial exploitation of the Indian economy, India became net exporter of raw materials and primary product. On the other hand, it became the net importer of finished goods produced by the British industry. Composition of exports and import reflect utter backwardness of Indian economy. ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिनेरियो हम देखते तो उसमें क्या दिखाया जा रहा था उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट होता था और ये रॉ मटेरियल जैसे कॉटन हो गया ये ब्रिटिश ले जाते थे अपनी कंट्री में लेके उसी कॉटन से फिनिश्ड कपड़ा बना के फिर से हमारी कंट्री में ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो हमारी कंट्री में फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा था और रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट हो रहा था। ये जो सिस्टम है जब किसी भी कंट्री में जब किसी भी कंट्री से प्राइमरी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है उसकी फॉरेन ट्रेड में और फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है उस टाइप का जो इकोनॉमी होता है उसको बोलते हैं बैकवर्डनेस। ये बैकवर्डनेस समझाता है। तो हमारी उस टाइम का इकोनॉमी भी इसलिए बैकवर्ड हो रहा था, इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड हो रहा था क्योंकि हमारी जो फॉरेन ट्रेड था वो भी कॉलोनियल ब्रिटिश का कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इन लोगों ने इस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इन लोगों ने फोर्स किया था इंडियन को अपनी जो प्राइमरी प्रोडक्ट है और रॉ मटेरियल से वो इंपोर्ट करने के लिए और उन लोगों से फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकंड पॉइंट मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स of the country came under monopoly control of the British government। हम देख ही रहे थे ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या सिनेरियो होगा, क्या हमको इंपोर्ट करना है, क्या इंडिया में एक्सपोर्ट हो सकते हैं, ये सब कुछ ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। उसमें इंडियन जो थे उनका कोई बात नहीं चलता था, ये कुछ बोल नहीं पाते थे। उनको जिस तरीके से फोर्स किया जाता था उनको बस वही सुनना पड़ता था। तो ये जो एक आदमी ऐसा कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं मोनोपोली। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था ये पूरी तरीके से मोनोपोली कंट्रोल में था ब्रिटिश का। थर्ड पॉइंट सरप्लस ट्रेड बट only to benefit the ब्रिटिश। ट्रेड में सरप्लस हो रहा था बट ये सरप्लस इंडियन की कोई काम नहीं आ रहा था, ये बस ब्रिटिश के काम में आ रहा था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश regime there was a surplus of balance of trade, but this surplus was owing largely to the export of primary goods, which is a sign of economic backwardness, and the trade surplus was used to meet the administrative and war expense lead to a huge drain of wealth from India. It compounded the backwardness of the Indian economy. जो सरप्लस हो रहा था इसमें ट्रेड से सरप्लस क्यों हो रहा था, जितना हमारा इंपोर्ट था उससे एक्सपोर्ट कम था। लेकिन ये सरप्लस किससे आ रहा था, सरप्लस आ रहा था हम जो इंपोर्ट कर रहे थे वो प्राइमरी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स, इसको इंपोर्ट करके हमारा सरप्लस हो रहा था। लेकिन ये जो सरप्लस आया था कंट्री में, ये सरप्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन की डेवलपमेंट के लिए यूज़ ना करके वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज में यूज़ करते थे और ये जो युद्ध लड़ते थे दूसरे देशों के साथ, तब वर्ल्ड वॉर 1, 2 ये सब चल रहा था ना, उसमें ये लोग खर्चा करते थे।